नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। आप सभी दर्शकों को दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज दीपावली है, दीपों का त्योहार है, अंधेरे को मिटाने का पर्व है। इस बार बिहार में ये दीपावली बड़ी खास है क्योंकि बिहार में चुनाव है। हर तरफ सियासी बम और गोले बरस रहे हैं। किसका बम फुस हुआ, किसका रॉकेट मिसफायर हुआ, ये सब आपको बताएंगे। सबसे पहले बात बिहार की सियासी दिवाली की ही। बिहार में दूसरे चरण के लिए नामांकन की आज आखिरी तारीख है। सेकेंड फेज की 122 सीटों के लिए आज शाम 5 बजे तक पर्चा दाखिल किया जा सकता है। सेकेंड फेज के लिए 11 नवंबर को वोटिंग होनी है, तो वहीं फर्स्ट फेज के लिए नामांकन वापसी की आज आखिरी तारीख है। शाम 5 बजे तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकते हैं। यानी आज ये क्लियर हो जाएगा कि फर्स्ट फेज में कितनी सीटों पर कहां से किस पार्टी के कितने उम्मीदवार हैं, कितने बागी मैदान में हैं और कहां कहां पर फ्रेंडली फाइट है। कुटुंबा सीट को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। कुटुंबा सीट से आरजेडी अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी। आरजेडी उम्मीदवार सुरेश पासवान पहले नॉमिनेशन फाइल करने वाले थे, लेकिन अब बड़ी खबर यह है कि सुरेश पासवान नॉमिनेशन फाइल नहीं करेंगे। आपको जानकारी देते हैं, राजेश राम जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी यहां से नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं। वो यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। पहले जानकारी ये थी कि वो चुनाव लड़ रहे हैं और सुरेश पासवान भी लड़ेंगे, लेकिन अब ये क्लियर हो गया है कि कुटुंबा सीट से आरजेडी अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी। देखिए, ऐसा है कि अब तक जो सामने आई है सारे बातें सोशल मीडिया में तैर रही हैं। सोशल मीडिया में बहुत सी बातें सकारात्मक भी होती है, कभी कभी नकारात्मक भी होती है, लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे कि हम एक जिम्मेवार पद पर है। राहुल गांधी के सिपाही और सेना के तौर पर काम कर रहे हैं। 13 सीटों पर दोस्ताना लड़ाई लड़ रहे हैं। इसको एक आध दो दिन इंतजार कीजिए, इसके बाद हम लोग मिल करके हमारे नेतृत्वकर्ता एक निर्णय लेंगे, उस पर हम लोग अपनी प्रक्रिया देंगे। हमारे सहयोगी नीतीश चंद्र इस पर लाइव जुड़ गए हैं। नीतीश, पहले तो आपको दीपावली की बड़ी शुभकामनाएं, लेकिन ये जो चुनावी दीपावली है ये बड़ी पशुपेश वाली भी है। पहले ये खबर आई कि राजा राम के अगेंस्ट आरजेडी ही अपनी फ्रेंडली फाइट में उम्मीदवार उतार देंगे, लेकिन अब ये क्लैरिटी मिल रही है। ये क्लैरिटी क्या आरजेडी की तरफ से भी है? जी हाँ, अभी थोड़ी देर पहले मेरी बातचीत हुई है सुरेश पासवान से और उन्होंने कहा है कि उनको नॉमिनेशन फाइल करने से मना किया गया है। हालांकि कई जगहों पर आप देखिए आमने सामने मुकाबला है, खुलकर मुकाबला है, खुलकर एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे हैं। लेकिन चूंकि कुटुंबा प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस की सीट है, ऐसे में यदि इस सीट पर आरजेडी सिंबल देकर सुरेश पासवान को उतार देती तो ये सीधा मैसेज चला जाता कि बिहार में आरजेडी और कांग्रेस का गठबंधन टूट गया है। तो इस सीट जो है ये ऐसी है, इस नाते यहाँ पर शायद तेजस्वी यादव ने इससे बचने की कोशिश की है कि नुकसान तो काफ़ी हुआ ही है, लेकिन इस सीट पर यदि वो उम्मीदवार दे देंगे तो ये साफ तौर पर दिख जाएगा कि अब ये महागठबंधन रहा ही नहीं। तो इसलिए ये फैसला लिया गया है। लेकिन कई दूसरी सीटों पर आप देखिए बिल्कुल आमने सामने लोग बने हुए हैं और आज चूंकि जो नॉमिनेशन वापस लेने की अंतिम तारीख है, तो ऐसी स्थिति में ये साफ हो जाएगा कि कितनी सीटों पर जो आमने सामने या फ्रेंडली फाइट की स्थिति बन रही है। मोटे तौर पर अभी जो दिख रहा है कि करीब 7 से 8 सीटों पर अभी आमने सामने स्थिति बनी हुई है। अब देखना है कि इनमें से कौन नॉमिनेशन वापस लेता है। लेकिन यदि नॉमिनेशन वापस नहीं लिया जाता है तो ऐसी स्थिति में ये बड़ी अजीब स्थिति होगी महागठबंधन में, जब घटक दल ही एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार लेकर आमने सामने खड़े होंगे। और दूसरे चरण के नॉमिनेशन की भी आज अंतिम तारीख है और ऐसे में ये पता चलेगा कि आखिर महागठबंधन में जो घटक दल हैं कौन कितनी सीटों पर लड़ रहा है। अभी तक ये नहीं पता है, अभी तक आधिकारिक रूप से ये नहीं बताया गया है कि आरजेडी कितनी सीटों पर लड़ रही है, कांग्रेस कितनी सीटों पर लड़ रही है और दूसरे चरण के नॉमिनेशन की अंतिम तारीख है। तो समझ लीजिए कि किस तरह के हालात हैं। तो आज ये सब तस्वीर साफ होगी और तब पता चलेगा कि आखिर महागठबंधन किस हद तक जो है उसके जो घटक दल के उम्मीदवार हैं एक दूसरे के सामने नजर दिखाई देंगे। जी जी, इधर कुटुंबा सीट से भले ही आरजेडी ने अपना हाथ खींच लिया है, लेकिन अभी भी 4 से 5 सीटें ऐसी हैं जहां तेजस्वी और राहुल के बीच तकरार है। दोनों आमने सामने हैं। लालगंज में शिवानी शुक्ला वर्सेस आदित्य कुमार झा है। अब आप ये देखें, अगली सीट की बात करें वैशाली, जहां पर संजीव कुमार कांग्रेस के नेता, अजय कुशवाहा आरजेडी के नेता है। कहलगांव की बात करें तो यहां पर भी ऐसी फ्रेंडली फाइट दिखाई दे रही है।
तो ये कुछ वो सीटें हैं जहां पर आरजेडी और कांग्रेस दोनों ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। अब अगर आज, क्योंकि नॉमिनेशन करने का भी और वापस लेने का भी आखिरी दिन है, अगर ये नॉमिनेशन वापस लिए जाते हैं, भले किसी भी दल से लिए जाए, तो ये समझ में आ जाएगा कि हाँ, महागठबंधन में सब कुछ ठीक है, वरना फ्रेंडली फाइट तो है। बिहार में आज नॉमिनेशन का आखिरी दिन है और पहले चरण का नॉमिनेशन 17 अक्टूबर को समाप्त हो चुका है और आज आखिरी चरण का नॉमिनेशन है। उससे पहले कांग्रेस ने अपनी चौथी लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस की चौथी लिस्ट में 6 कैंडिडेट्स के नाम हैं। चौथी लिस्ट में 3 मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा गया है। अररिया से अबीदुर रहमान, अमौर से जलील मस्तान, बरारी से ताकिर आलम को टिकट मिला है। साथ ही कुशवाहा उम्मीदवार 2 ऐसे हैं जो मैदान में हैं। वाल्मीकि नगर से पार्टी ने सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा को टिकट दिया है, तो कहलगांव से प्रवीण सिंह कुशवाहा को कैंडिडेट बनाया गया। सिकंदरा से विनोद चौधरी पर कांग्रेस पार्टी ने भरोसा जताया है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने अब तक कुल 60 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। इसमें पहली लिस्ट में 48 उम्मीदवारों के नाम थे, दूसरी लिस्ट में 1 नाम था, तीसरी में 5 तो चौथी में 6 उम्मीदवार, यानी कि कुल 60 सीटों पर कांग्रेस ने उम्मीदवार उतारे हैं। जबकि पिछली बार कांग्रेस पार्टी 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, इसमें 19 सीटों पर उन्होंने जीत दर्ज की। कांग्रेस और आरजेडी के बीच का यह तनाव है, बढ़ता ही चला जा रहा है। आरजेडी और कांग्रेस में खींचतान के बीच पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने कांग्रेस की सीट से आरजेडी कैंडिडेट के लड़ने पर कड़ी आपत्ति जाहिर की। पप्पू यादव ने फेसबुक लाइव करके लालू यादव को गठबंधन धर्म निभाने की नसीहत दे दी। कभी जनता माफ नहीं करेगी। इसके बाद जो भी गठबंधन धर्म का पालन नहीं करेंगे, आने वाला इतिहास में शिखंडियों में लिखा जाएगा, चाहे जो भी हो। लालू जी हाथ जोड़ते हैं आपसे, पैर पकड़ते हैं 1990 और ये 2005 नहीं है। आप सामाजिक न्याय के पुरोधा है, आप पर का हम सम्मान करते हैं, लेकिन इस गठबंधन को हरियाणा से नहीं चलाइए। पैर पकड़ता हूं, बिहार का टिकट हरियाणा तय ना करे। अब पप्पू यादव लालू यादव को गठबंधन की धर्म की नसीहत तो दे रहे हैं, विरोधी गठबंधन में संकट पर तंज कस रहे हैं। एनडीए नेताओं का कहना है कि उनका गठबंधन पांडव की तरह एकजुट है, जबकि महागठबंधन में कौरवों की तरह आपस में लड़ाई है। महागठबंधन बिखर गया है, लग नहीं रहा है, बिखर गया, क्योंकि एक फेज जो चुनाव का है, नॉमिनेशन का लास्ट डेट खत्म हो गया, दूसरा 21 को होना है। तो हर महागठबंधन के लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं। नाम बताना गलत है। कांग्रेस लड़ रही है जदयू के साथ, जदयू राजद के साथ, राजद रही कांग्रेस के साथ, कांग्रेस लड़ रही है सीपीएम के साथ, सीपीएम लड़ रही है राजद के साथ। इस तरह से वो लोग तो एकदम कांच के तरह एकदम बिखर गए हैं लोग। ये तो पता ही नहीं चल पा रहा है कि गठबंधन हुआ है कि नहीं हुआ। महागठबंधन का स्वरूप क्या है कोई बता भी नहीं रहा। तो महागठबंधन है या नहीं है, ये सबसे बड़ा प्रश्न है, महागठबंधन को बताना चाहिए। नीतीश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अब भाई, जब घर में अगर कलेश होगा तो विरोधी तो सवाल उठाएंगे ही, लेकिन ये कलेश हो क्यों रहा है? क्यों पप्पू यादव महागठबंधन धर्म निभाने की नसीहत लालू यादव को दे रहे हैं? देखिए, पप्पू यादव का एक ऑडियो सामने आया था राजेश राम के साथ, उससे ये पता चला कि पप्पू यादव भी टिकटों के बंटवारे में काफ़ी भूमिका निभा रहे हैं, ये बात सामने आई थी। और अब जिस तरह से उन्होंने सामने अपनी बात रखी है और खुलकर उन्होंने इशारों में संजय यादव, जो तेजस्वी यादव के सलाहकार भी हैं और राज्यसभा सांसद भी हैं, हरियाणा के रहने वाले हैं, और वो ये कह रहे हैं कि हरियाणा के लोग हस्तक्षेप ना करें। तो जाहिर है महागठबंधन की जो लड़ाई है, कांग्रेस और आरजेडी के बीच की जो लड़ाई है, बिल्कुल खुलकर है और संवादहीनता जो कहें वो बिल्कुल साफ तौर पर नज़र आ रही है। और हमें ये भी जानकारी है कि जब से ये विवाद शुरू हुआ है उसके बाद जो दोनों दलों के जो नेता हैं, बड़े दल के जो बड़े नेता हैं, उनके बीच बातचीत बिल्कुल नहीं हो पा रही है।
और दोनों एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे हैं। वीआईपी के जो नेता हैं मुकेश सहनी, वो भी नाराज हैं। तो बड़ी अजीब स्थिति है और शायद ऐसी स्थिति की कल्पना जो है नहीं की गई होगी किसी की तरफ से भी, चाहे एनडीए ने भी नहीं सोचा होगा कि जो जिनका मुकाबला उनसे होने वाला है वो शुरुआती दिनों में ही उसकी ऐसी स्थिति होगी। तो अभी जो हालात हैं वो बहुत अच्छे नहीं कहे जा सकते और सब एक दूसरे पर दोष मढ़ रहे हैं। इसकी ये परिस्थिति कैसे बनी इसके लिए एक दूसरे को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये अभी की स्थिति अच्छी नहीं कही जा सकती है और जो दिख रहा है वो अच्छा नहीं है। जी, अब देखिए बिहार चुनाव में महागठबंधन की जो परिस्थिति बनी हुई है उसमें एक संजय यादव का नाम है जो बार बार उठकर सामने आ रहा है और इल्जाम तो ये अच्छा एक खबर पहले और हम दे देते हैं। जनशक्ति जनता दल के नेता और लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव पर बिहार के वैशाली में एफआईआर दर्ज की गई है। तेज प्रताप यादव पर आरोप है कि उन्होंने प्राइवेट गाड़ी पर पुलिस स्टिकर और सायरन लाइट लगाकर नामांकन दाखिल करने वहां पर पहुंचे। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें तेज प्रताप यादव के नामांकन के दौरान एक बोलेरो गाड़ी पर पुलिस लिखा हुआ स्टिकर भी लगा हुआ था, सायरन लाइट लगी हुई दिखाई दे रही है। आप पहले वीडियो देखें। तस्वीर आप देख रहे हैं, जो गाड़ी है उसमें पुलिस का सायरन लगा हुआ है। इस मामले में प्रशासन ने बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता का इसे उल्लंघन माना और लालू के बड़े बेटे पर प्राथमिक दर्ज कर दी है। तेज प्रताप यादव महुआ विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में इस तरीके का प्रचार, पुलिस की गाड़ी, पुलिस का स्टिकर, यह आचार संहिता का उल्लंघन है। जनशक्ति जनता दल के नेता एवं पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव की रैली में पुलिस लोगो और कौशल बार लाइट लगी बोलेरो BR 03 AR 1820 की वीडियो प्राप्त हुई, जो चुनाव प्रचार में उपयोग होती दिखाई दे रही थी। जांच के क्रम में पुष्टि हुई कि यह निजी वाहन है। निजी वाहन पर पुलिस लोगों और चेतावनी लाइट लगाना गंभीर एवं संज्ञेय अपराध है। प्राथमिकी दर्ज की गई है तथा गाड़ी को जब्त कर लिया गया है। नीतीश हमारे सहयोगी जुड़े हुए। नीतीश, अब ये इस खबर पे हम क्या कहें, हंसी आती है। इस तरीके की बेवकूफी कौन कर सकता है? ये गलती कैसे हो गई? बिल्कुल बड़ी अजीब तस्वीर है जिसमें निजी गाड़ी पर पुलिस का स्टिकर लगा देना, पुलिस जैसा हूटर बजाना, पुलिस जैसी लाइट लगा देना और उस गाड़ी को बाज़ाब्ता नॉमिनेशन के दौरान इस्तेमाल करना, ये भी अपने आप में बिल्कुल चौंकाने वाली तस्वीर है। और ये बताता है कि नेताओं में, उनके समर्थकों में, कार्यकर्ताओं में किस तरह का क्रेज होता है कि वो लाव लश्कर लेके चलना और एक जो वीआईपी पैटर्न कहते हैं उसको लेकर जो आकर्षण है वो नज़र आता है। क्योंकि ऐसी तस्वीर शायद नहीं सोची होगी किसी ने कि पुलिस की गाड़ी का रूप देकर उसका इस्तेमाल करना, और वो भी खुलेआम। जब आप नॉमिनेशन करने जाते हैं तो जाहिर है सबकी उस पर नज़र होती है, प्रशासन की नज़र होती है, और इस बात की चिंता किए बिना हूटर बजाते हुए पुलिस की गाड़ी की तरह लाइट चमकाते हुए आप सड़कों पे जा रहे हैं तो जाहिर है ये एफआईआर तो होनी ही थी। और चूंकि चुनाव है तो जाहिर है नेताओं का जो ये क्रेज है वो दीपावली पे भी नज़र आया। एक आंकड़ा आया है सामने जिसमें ये पता चला है कि जो दीपावली में गाड़ियां बिकी हैं उसमें नेताओं ने डिफेंडर गाड़ियां यहाँ खूब खरीदी हैं। तो नेताओं को इस तरह का जो आकर्षण है लाव लश्कर का और वो सारी चीज़ें साफ तौर पर नज़र आती हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। अब अगली खबर वो भी बिहार से जुड़ी हुई। भोजपुरी स्टार पवन सिंह से चल रहे फैमिली विवाद के बीच उनकी पत्नी ज्योति सिंह ने बिहार विधानसभा चुनाव में काराकाट सीट से पर्चा भरने का फैसला लिया है। आज ज्योति सिंह निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन भरेंगी। कुछ दिन पहले ज्योति सिंह ने जन स्वराज के नेता प्रशांत किशोर से मुलाकात की थी और इसके बाद ये चर्चा थी कि जन स्वराज के टिकट पर वो चुनाव लड़ सकती हैं। हालांकि अब प्रशांत किशोर के साथ बात नहीं बनने के बाद ज्योति सिंह ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में उतरने का फैसला लिया है। ज्योति सिंह के चुनाव लड़ने से काराकाट सीट पर मुकाबला बड़ा दिलचस्प हो गया है। यहाँ महागठबंधन के अरुण सिंह और जेडीयू के पूर्व सांसद महाबली सिंह पहले ही पर्चा भर चुके हैं। अब ज्योति सिंह के उतरने से मुकाबला त्रिकोणीय है।
अभी पवन सिंह की वाइफ ज्योति सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं। आपने कहा था कि जब वो चुनाव लड़ेंगे तो आप सपोर्ट करने उनको जाएंगे। अभी तो हम कहीं और आए हैं, वो बात का विषय है, वो याद करेगी तो जरूर हम प्रयास करेंगे। लेकिन अभी तो मैं खुद ही चुनाव में आ गया हूँ, तो वक्त कितना मिलता है इसका मैं देखता हूँ। और अभी आया हूँ अपने पिता का आशीर्वाद लेने, क्योंकि इनके विचारधारा शुरू से रहा है और विकास की तरफ रहा है। और इन लोगों के आशीर्वाद के बिना मुझे नहीं लगता कि मैं जीवन में कुछ कर पाऊंगा। अभी तक मैं अपने बुजुर्गों के आशीर्वाद से ही बड़ा हुआ। वहीं पश्चिम बंगाल विधानसभा में एक बार फिर से बीजेपी नेताओं पर हमला हुआ है। बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी की कार पर हमला किया गया। दक्षिण 24 परगना जिले में शुभेंदु अधिकारी की कार पर हमला बोला गया, जहां शुभेंदु काली पूजा और दिवाली उत्सव में भाग लेने के लिए गए थे। हालांकि गनीमत ये रही कि शुभेंदु अधिकारी को कुछ नहीं हुआ, लेकिन बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू को चोट आई है, क्योंकि उनके पास बुलेट प्रूफ कार नहीं थी। वहीं शुभेंदु ने आरोप लगाया कि राज्य में बांग्लादेशी मुसलमान हावी हैं और हमले में कोई भारतीय शामिल नहीं था, बल्कि सभी घुसपैठिए थे। मुझे फिजिकल अटैक किया। खगन मुर्मू जी का पास बुलेट प्रूफ कार नहीं था, उन्होंने इंजर्ड हो गया। मेरा साथ बुलेट प्रूफ कार था। जो हुआ गाड़ी का शीशा में हुआ, गाड़ी का बॉडी में हुआ। अब देख लीजिए किस तरीके से के वुडन जो स्टिक है वो प्लाकार के साथ लगा हुआ था, प्री प्लान्ट। ऑल आर बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर्स, घुसपैठिया, सब नोन। वो बांग्लादेश से सटा हुआ एरिया है, सुंदरबन एरिया है। वहां सब बांग्लादेशी मुसलमान आता है, मछुआरों का ड्रेस बना के आता है डेली। उस पूरा एरिया कुछ सरकार नहीं करेगा तो साउथ 24 परगना भारत से निकल जा रहा है। जो ओरिजिनल साउथ 24 परगना का रेसिडेंट है उनका हाथ में नहीं है, सब बांग्लादेशी मुसलमान पूरा डोमिनेट कर रहा है। आप बासंती एक्सप्रेसवे में जाइए, कैनिंग रोड में जाइए, पूरा के पूरा आज जो 7 प्लेस में हमला हुआ सब देख लीजिए, ये कोई भारतीय नहीं है, सब घुसपैठिया है। विद द हेल्प ऑफ द ममता पुलिस दे अटैक्ड मी बिकॉज आई एम बीजेपी फंक्शनरीज। वहीं मामले को लेकर बीजेपी नेता अर्जुन सिंह ने कहा है कि ममता बनर्जी को पता चल गया है कि वो अगले विधानसभा में हारने वाली हैं और इसलिए बीजेपी नेताओं पर हमले करवा रही हैं। हमें खुद की सुरक्षा करनी होगी। देखिए, पश्चिम बंगाल के चुनाव जितना करीब आते जा रहा है, ममता बनर्जी को ये समझ में आ गया है कि पब्लिक उनके साथ नहीं है, जनता उनके साथ नहीं है। तो वो बंगाल का जो कल्चर है चुनावी हिंसा का, उसको उन्होंने खुला छूट दे के रखा है। अब वो 2020 मैच में उतर गए और 2020 मैच का जवाब देने के लिए आपको भी 2020 मैच खेलना होगा, बढ़िया प्लेयर रखना होगा। कोई भी हमारे सांसद जो मार खा जा रहे हैं, उन पर हमला हो रहा है, खाली आप ये अपने सिक्योरिटी के भरोसे मत चलिए, आप अपने साथ भी अपने लोगों को साथ में लेके चलिए। आपको मूवमेंट करना ही होगा, विधायक को निकलना ही होगा, एमपी को निकलना ही होगा, पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को निकलना ही होगा। आप अपनी व्यवस्था खुद करके, तृणमूल से बड़ा डरपोक कोई पार्टी होता ही नहीं। इनको तो हम लोगों ने देखा है, इनको तो हम ही लोगों ने बनाए थे ना। दीपावली में पूरा देश रोशनी की जगमग छटा बिखेर रहा है। दियों का ये त्योहार हर किसी के लिए खुशियां लेकर आता है, लेकिन दिल्ली का दम घुटने लगा है। पटाखों ने दिल्ली की हवा खराब कर दी है, जिससे आने वाले दिनों में सांसों पर संकट और बढ़ सकता है। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, दीपावली पर दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स का लेवल बहुत खराब हो गया है। दिल्ली का ओवरऑल AQI 302 दर्ज किया गया है, जो बहुत खराब कैटेगरी में माना जाता है। दिल्ली के आनंद विहार में सबसे ज्यादा खराब AQI दर्ज किया गया, जो 400 पर पहुंच गया है। एयर पोल्यूशन को देखते हुए दिल्ली में ग्रैप 2 के नियम लागू कर दिए गए हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार पहुंचता है तब ग्रैप 2 लागू किया जाता है। हवा का ये स्तर बेहद खराब माना जाता है। दिल्ली के कई इलाकों में स्मॉग छाया हुआ है। प्रदूषण के चलते विजिबिलिटी भी काफी कम हो गई है। दीपावली पर पटाखों की वजह से ऐसा हुआ है। अभी हालात और बिगड़ने के आसार है, क्योंकि आज दिवाली है
पटाखे छोड़े जाएंगे, जिससे हवा की क्वालिटी और बिगड़ जाएगी। ऐसे में पटाखों से परहेज करके संकट से थोड़ा बचा जा सकता है। दिल्ली की कुछ अलग अलग तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग इलाकों से आई हुई ये तस्वीरें हैं। अक्षरधाम, ITO, कालिंदी कुंज, इंडिया गेट, यहाँ पर हालात क्या हैं वो आप देखें। स्मोक की चादर सी नजर आ रही है वातावरण में। दिवाली पर दिल्ली की हवा और खराब हो गई है, जिसके बाद ग्रैब 2 के नियम लागू किए गए हैं। इसके तहत कोयला और लकड़ी जलाने पर प्रतिबंध लग चुका है। पटाखों से और प्रदूषण बढ़ेगा क्योंकि आज दिवाली है। ग्रैब 2 के नियमों के तहत डीजल के जेनसेट्स का लिमिटेड यूज किया जाएगा। दिल्ली का ओवरऑल AQI 300 के पार है। ऐसे में ग्रैब 2 तभी लागू होता है जब स्थिति बहुत बुरी हो जाती है। AQI लेवल 302 बहुत गंभीर माना जाता है। ग्रैब 2 तभी लागू किया जाता है जब एयर क्वालिटी इंडेक्स 301 से 400 के बीच में हो। हमारी सहयोगी अनामिका गौड़ ने दिल्ली के अक्षरधाम इलाके से एक रिपोर्ट भेजी है। वो जो दिखा रही हैं, बता रही हैं, उससे आपको दिल्ली की हवा की गुणवत्ता के बारे में और जानकारी मिलेगी। दिवाली के दिन दिल्ली गैस चैम्बर बन चुकी है। आज दिल्ली का ओवरऑल AQI 333 है, जो कि बहुत खराब श्रेणी में आता है, जिसके चलते CAQM ने राजधानी दिल्ली में ग्रैब 2 की पाबंदी लगा दी है। यानी अब दिल्ली में पाबंदियां बढ़ चुकी है। इस समय तस्वीरें हम आपको अक्षरधाम की दिखा रहे हैं, जहां पर प्रदूषण साफ देखा और महसूस किया जा सकता है। दिल्ली में आज से कोयला जलाने पर प्रतिबंध है। डीजल वाले जेनसेट का इस्तेमाल अब दिल्ली में कुछ दिनों तक नहीं होगा। केवल अंतर्राज्यीय जो बसें हैं उसमें BS6 की बसों को और गाड़ियों को दिल्ली में आने की परमिशन मिलेगी। यानी BS4 की जो गाड़ियां हैं वो दिल्ली में अब नहीं आ पाएंगी। आज से दिल्ली के कई इलाकों में पानी से छिड़काव किया जाएगा ताकि जो धूल है वो बैठी रहे, क्योंकि प्रदूषण का एक कारण दिल्ली में जो डस्ट है उसे भी माना जाता है। आनंद विहार जैसे इलाकों में आज AQI 400 का आंकड़ा पार कर चुका है, जो कि बेहद चिंता का विषय है। दिल्ली में कई सालों बाद अब लोगों को ग्रीन क्रैकर समय की पाबंदी के साथ फोड़ने की इजाजत मिली है। छोटी दिवाली के दिन भी लोगों ने कई पटाखे जलाए, जिसका असर है कि दिवाली की सुबह जो हुई है वो बढ़े हुए प्रदूषण के साथ हुई है।